तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फ के ठंडे इलाके आर्कटिक में, जहां पर कुछ सोल्जर्स को एक क्रैश हुआ प्लेन मिला था। तो वह उसकी जांच करते हैं। वह लोग उस प्लेन का ऊपरी भाग काटकर उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें बर्फ के अंदर जमी हुई एक चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह चीज क्या थी। वह अपने सुपीरियर से बात करते हैं। फिर हमें टोन्सबर्ग नॉर्वे मार्च 1942 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक शख्स भागा भागा चर्च के अंदर जाता है और अंदर वाले लोगों को सावधान करता है कि वह लोग आ रहे हैं। वह पादरी कहता है कि आने दो उन्हें, वह पहले भी आ चुके हैं। फिर वहां पर दीवार तोड़कर जर्मन सोल्जर की टीम और उनका लीडर जोहेन शेमिट एक रहस्यमयी चीज को ढूंढने आते हैं। वह वहां के उस पादरी से पूछता है कि तुमने वह खास चीज कहाँ छुपाई हुई है। तो वह पादरी कहता है कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसकी शक्ति को तुम नहीं संभाल पाओगे। उसकी शक्तियों को वही संभाल सकता है जिसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ हो। जोहेन उसकी बातों से समझ जाता है कि वह उसको भूतिया बना रहा है। फिर वह थोड़ा अपना दिमाग लगाता है और पास ही की दीवार में एक खुफिया बटन को दबाकर उस रहस्यमयी चीज को निकाल लेता है। वह पादरी उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम इसकी शक्तियों को काबू नहीं कर पाओगे, जल जाओगे। लेकिन जोहेन उसकी एक नहीं सुनता और सबको मारकर वहां से चला जाता है। फिर उसके एक साल बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, यानी कि 1943 में न्यूयॉर्क शहर में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के आर्मी में भर्ती होने के लिए वहां पर टेस्ट देने के लिए आए हुए थे। उन्हीं में से एक और लड़का भी आया हुआ था जिसका नाम था स्टीव रोजर्स, लेकिन उसको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था। लेकिन वह बहुत ही बड़ा देशभक्त था। वह कैसे भी करके सेना में जाना चाहता था और अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। रिजेक्ट होने के बावजूद भी वह बार बार टेस्ट देता और फेल हो जाता। फिर इसके बाद वह एक हॉल में बैठा वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो देख रहा था कि तभी उसकी एक आदमी के साथ झड़प हो जाती है और वह आदमी स्टीव को पीटने लगता है। लेकिन स्टीव हार नहीं मानता। वह बार बार उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है कि तभी वहां पर स्टीव रोजर्स का जिगरी दोस्त बकी बार्न्स आ जाता है और उस आदमी को लात मार के वहां से भगा देता है और स्टीव को बचा लेता है। फिर बकी बार्न्स स्टीव को भविष्य के आधुनिक टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी दिखाने के लिए उसी शाम को ले जाता है और वहीं पर हमें टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क भी दिखाई देते हैं, जो कि एक उड़ने वाली कार के बारे में बता रहे थे। फिर स्टीव रोजर्स बकी बार्न्स से आर्मी में भर्ती होने के लिए बातें कर ही रहा था कि वहां पर डॉक्टर इब्राहिम एर्स्किन आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। डॉक्टर इब्राहिम एर्स्किन जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है। स्टीव को पता चलता है कि भविष्य के लिए आर्मी की भर्तियां हो रही हैं। वह वहां पर जाकर अपना फार्म जमा करवाता है, लेकिन वहां पर खड़ा आदमी उसको रिजेक्ट कर देता है और बोलता है तुम्हारे फार्म से पता चला है कि तुम बार बार रिजेक्ट हुए हो, तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी ना। तभी वहां पर डॉक्टर एर्स्किन आते हैं और वह स्टीव का जज्बा देखकर उसके फार्म पर A1 लिख देते हैं। इसका मतलब है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, और आर्मी में उसकी जगह पक्की करवा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी कैंप में, जहां पर सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है। वहां पर 2 अफसर होते हैं, एक मेल अफसर होता है और दूसरी फीमेल अफसर जिसका नाम था पैगी कार्टर। और हम देखते हैं कि स्टीव फिजिकल तौर पर उतना फिट नहीं है जितना कि वहां पर और सोल्जर हैं, लेकिन वह अपनी खूबियों और तेज दिमाग की वजह से यह प्रूफ कर देता है कि वह प्रोजेक्ट रीबर्थ, जो कि एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए एकदम सही कैंडिडेट है और दूसरे सोल्जर से बेटर है। दरअसल एर्स्किन स्टीव पर अपने द्वारा बनाया गया सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें स्टीव पर भरोसा है और वह जानते हैं कि स्टीव एक अच्छा इंसान है और वह अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन वह मेल अफसर स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर सीरम के लायक नहीं समझता। वह सोचता है कि स्टीव रोजर्स उस सीरम की शक्ति को नहीं झेल पाएगा,
तभी वह उसका एक टेस्ट लेते हैं, जहां पर वह एक नकली ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक देते हैं, जिससे बचने के लिए सभी सोल्जर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और वहीं स्टीव रोजर्स सबको बचाने के लिए उस ग्रेनेड पर कूद पड़ता है, जिससे वह मेल अफसर इम्प्रेस हो जाता है और उसको सीरम एक्सपेरिमेंट की इजाजत दे देता है। वहीं यूरोप में शेमिट और डॉक्टर एर्निम जोला उस टेसेरेक्ट की पावर पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं और उससे कई तरह के खतरनाक हथियार बनाते हैं। वह उस टेसेरेक्ट नाम के ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनका प्लेन कई दिनों तक बिना फ्यूल के हवा में उड़ता रहे, जिससे वह हर लड़ाई जीत सकें और दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर सकें। और जब रेड सकल को यह पता चला कि एरस्किन न्यूयॉर्क में है और वह सोल्जर पर अपना बनाया हुआ सुपर सोल्जर सीरम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वह उसको मारने के लिए अपना एक आदमी भेज देता है। उधर एरस्किन ने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जब उसने स्टीव रोजर्स की बॉडी में जब वह सीरम और वीटा रेडिएशन डाला गया तो उस मशीन में से बिल्कुल ही एक नया स्टीव रोजर्स निकल कर आया। वह बिल्कुल ही बदल चुका था। अब उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं थी, वह बहुत ताकतवर हो गया था। यह प्रोसेस पूरा होते ही रेड सकल के आदमी ने डॉक्टर एरस्किन को मार दिया और वह सीरम का लास्ट डोज लेकर वहां से भाग गया। तभी स्टीव रोजर्स ने अपनी नई फिजिकल पावर की वजह से उस आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन उसने पूछताछ के डर से साइनाइड कैप्सूल निगलकर सुसाइड कर लिया और उनकी लड़ाई में वह सीरम का आखिरी डोज भी नीचे गिरकर खत्म हो गया। अब स्टीव रोजर्स एक सुपर सोल्जर बन चुका था, लेकिन यूएस आर्मी को एक नहीं बल्कि कई सारे सुपर सोल्जर चाहिए थे। लेकिन डॉक्टर एरस्किन और उनके सीरम के ना होने की वजह से अब कोई भी सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था। मिलिट्री वाले स्टीव रोजर्स को छोड़कर चले जाते हैं ताकि साइंटिस्ट उसकी स्टडी करके वह सीरम दोबारा बना सकें। और जब तक वह सीरम दोबारा नहीं बन जाता तब तक के लिए स्टीव को एक नया काम सौंपा जाता है। उसको कैप्टन अमेरिका का एक नया नाम देकर उससे वॉर बॉन्ड्स बेचने में लगाया जाता है ताकि जंग के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सकें। अब कैप्टन अमेरिका एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया था, लेकिन उसे इस काम में कोई मजा नहीं आ रहा था। उसे तो मैदान में एक असली जंग लड़नी थी। एक बार 1943 में स्टीव इटली में एक शो के लिए गया हुआ था, तो इस दौरान उसे पता चलता है कि उसका जिगरी यार बकी बार्न्स, जो कि MIA एक सोल्जर टीम के अंदर था, वो शेमिट के खिलाफ उनसे लड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए, उन्हें मारने के लिए गए हुए थे, जिन्हें शेमिट ने उन्हें पकड़ लिया और कैद कर लिया था। अपने खास दोस्त को ढूंढने के लिए स्टीव अकेले ही हाइड्रा के एक अड्डे पर चला जाता है और वहां पर वो बकी के साथ साथ अपनी मिलिट्री के कई और सारे सोल्जर्स को भी छुड़वा लेता है। जब रेड स्कल अपनी फौज को कमजोर पड़ते हुए देखता है तो वह खुद ही अपने उस अड्डे को बम से ब्लास्ट करने लगता है ताकि उसके दुश्मनों को उसके अड्डे की कोई खबर ना लगे। वहीं पर कैप्टन का सामना स्कल से हो जाता है तो वह देखता है कि स्कल का चेहरा पूरी तरह से लाल है, जिससे वह द रेड सकल के रूप में बदनाम होता है। फिर रेड सकल अपने असिस्टेंट अर्निम जोला को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर कैप्टन सभी सोल्जर्स को लेकर अपने बेस पर वापस आता है, जहां पर उसे और अपने लापता सोल्जर को वापस देखकर वह लोग बहुत खुश होते हैं और उसे अप्रिशिएट किया जाता है और उसकी जीत की खुशी में एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां पर कैप्टन उन सबको बताता है कि जब मैं बार्न्स को बचाने गया था तो मैंने उस रूम में एक मैप देखा था जिस पर रेड सकल ने काफी कंट्रियों के फ्लैग लगाए हुए थे, जिसका मतलब है कि वह अगला हमला इन पर करने वाला है। तो क्यों ना हम उसके हमला करने से पहले ही उसके बाकी बचे ठिकानों को तबाह कर दें और उन देशों को बचाएं जिन पर वह हमला करने वाला है, जिसमें हमारा ही फायदा होगा क्योंकि उससे वह देश हमारा ही साथ देंगे। इसके बाद कैप्टन उन सोल्जर को इकट्ठा करता है जिसे उसने पहले मिशन में बचाया था। वह उन सबको मिलाकर एक टीम बनाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, जिस पर वह सोल्जर मान जाते हैं और कैप्टन रेड सकल की मां बहन करने के लिए तैयार होता है। फिर इसके बाद हावर्ड स्टार्क स्टीव रोजर्स को एक शील्ड देता है और कहता है कि यह वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड है और यह पूरे अर्थ पर इतनी ही बची हुई है जितनी कि तुम्हारे हाथों में है। फिर वह शील्ड और एक नया यूनिफॉर्म लेकर कैप्टन उन सोल्जर्स के साथ हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है
फिर 1945 में यूएस आर्मी को अर्निमजोला की लोकेशन का पता चलता है और वह एक सीक्रेट मिशन के तहत अर्निमजोला को पकड़ने के लिए एक ट्रेन पर कूद जाता है। वहां पर वह उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन इस लड़ाई में बकी बार्न्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। फिर अर्निमजोला से पूछताछ में मिलिट्री को यह पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका के कई बड़े शहरों पर न्यूक्लियर बम गिराने वाला है। इसीलिए उसे रोकने के लिए स्टीव रोजर्स अपनी टीम के साथ हाइड्रा के हेडक्वार्टर पर पहुंचता है, लेकिन रेड स्कल एक प्लेन में बम रखकर और उसमें टेसरेक्ट क्यूब को रखकर वहां से भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए कैप्टन उस प्लेन में चढ़ जाता है और जब वहां पर उनकी लड़ाई हो रही थी तो उससे टेसरेक्ट का कंटेनर खराब हो जाता है और जब रेड स्कल टेसरेक्ट को अपने हाथ में लेता है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके बुरे इरादों की वजह से उसे एक श्राप मिलता है, जिससे वह एक वॉर्म होल के जरिए दूसरे प्लेनेट वॉरमीर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। रेड स्कल के गायब होने के बाद टेसरेक्ट प्लेन से नीचे गिर जाता है और अब कैप्टन न्यूक्लियर बम से भरे प्लेन में अकेला सवार था। फिर कैप्टन पेगी कार्टर को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि मैं एक न्यूक्लियर बम से भरे प्लेन में अकेला हूँ और इस प्लेन को नीचे उतारने में बहुत ज्यादा जोखिम है, तो मैं इस प्लेन को आर्कटिक के एक वीरान जगह पर उतारने जा रहा हूँ। फिर वह उसे बाय बोलकर बहुत दूर जाकर उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। क्रैश होने के बावजूद उस ठंडी जगह में उन बॉम्ब्स ने काम करना बंद कर दिया था और वह जम गए थे, जिससे कैप्टन भी उसी में जम गया था। यूएस आर्मी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। उन्हें टेसरेक्ट तो मिल जाता है पर स्टीव का कोई पता नहीं चलता। फिर इसके बाद 2011 का टाइम दिखाया जाता है जब कुछ साइंटिस्ट को वह प्लेन मिलता है और उन्हें मिलती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड और उसकी बॉडी। फिर वह कैप्टन को शील्ड की फैसिलिटी में लाते हैं और कैप्टन को एकदम से माहौल बदला बदला ना लगे, इसीलिए वह उस रूम का एनवायरनमेंट कुछ 1943 का कर देते हैं। जब कैप्टन को होश आता है तो रेडियो पर उसी समय के एक मैच की कमेंट्री चल रही थी, तो कैप्टन ने सोचा कि यह मैच तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसको कुछ गड़बड़ लगती है और वह वहां से भाग जाता है। उसने बाहर आकर देखा तो वह अमेरिका के टाइम स्क्वायर में खड़ा था, तो वहां पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं और उससे कहते हैं हम तुमसे उस तमाशे के लिए माफी चाहते हैं, पर तुम होश में नहीं थे 70 साल से। हमें लगा तुम्हें यह धीरे धीरे बताना ही ठीक रहेगा। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, दुनिया बचाने का। इसी के साथ में द एवेंजर्स मूवी का एक छोटा सा ट्रेलर भी दिखाया जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।